हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एल्गोरिथम क्लास। स्टूडेंट इसको डा के नाम से भी जानते हैं, दैट इज डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। जहां पे हम एल्गोरिथम को डिजाइन करते हैं, उनकी एनालिसिस करते हैं बेस्ड ऑन टाइम एंड स्पेस। अगर हम इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एल्गोरिथम काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मिनिमम 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन जो है इसमें से आ सकते हैं। और वैसे भी हम बात करें ना तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट है ये कंप्यूटर साइंस का। तो आपको इस एग्जाम में भी साथ ही साथ आपको कहीं पे भी ये प्लेसमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना तो वहां पे भी एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर ये काफी पूछा जाता है। और हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे एल्गोरिथम को, तो ताकि अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो ना भी हो तब भी आपको एल्गोरिथम जो है वो बिल्कुल डीप में समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सिलेबस की। एल्गोरिथम में हमारे पास सिलेबस है। सबसे पहले आता है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के बाद हम बात करेंगे यहाँ पे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। वन ऑफ द मेजर, इसको मैं हमेशा स्टार मार्क करता हूँ, डबल स्टार मार्क कर लो आप इसके ऊपर, क्योंकि टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, इवन स्पेशली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर आपको मान के चलो कि एक क्वेश्चन मिनिमम लिखा ही हुआ है, एग्जाम के अंदर लिखा ही हुआ है। आपको बस सिर्फ उसको एनालिसिस करना है कि कैसे किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम फाइंड आउट करते हैं। देन हम बात करते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी की, ऑल सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की, हीप ट्रीज वगैरह की, ग्रीडी मेथड्स हैं, ग्राफ ट्रैवर्सल्स हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग है, हैशिंग है, और फाइनली हम बात करते हैं यहाँ पे एनपी हार्ड, एनपी कंप्लीट की। ऑल्दो ये अब गेट के एग्जाम में नहीं आता, लेकिन इस एग्जाम में इन्होंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है, तो आपको ये भी करना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है एक एक करके हम सारे के सारे पॉइंट बिल्कुल डीप में देखेंगे, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन जो है वो नहीं रहनी चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एसिम्प्टोटिक नोटेशन से। पॉइंट्स आप नोट कर लेना, ये मैंने अपनी वीडियो से पॉइंट्स उठाए हुए हैं, ये अपनी वीडियो से स्नैपशॉट उठाए हैं। तो आपको यहाँ पे पूरे के पूरे पॉइंट जो है कि किस स्ट्रेटजी में क्या आता है, कैसे हमने उनको अच्छे से समझना है, और क्या क्या पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एसिम्प्टोटिक नोटेशन से। उससे पहले बात करेंगे व्हाट इज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मतलब यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या है, इट इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स। ऐसा नहीं कि अगर आपको वहीं पे थ्योरी में पूछ लें कि एल्गोरिथम कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, नो, एल्गोरिथम मस्ट हैव फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। और हम यूज क्यों करते हैं, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक एल्गोरिथम आपको सिंपल सा एल्गोरिथम दिया है कि मेरे को सम ऑफ टू नंबर्स फाइंड आउट करना है, तो मैंने स्टेटमेंट 1 या आप कह सकते हो स्टेप 1 में क्या किया, रीड ए वेरिएबल, दूसरे में बी वेरिएबल को रीड किया, तीसरे में मैंने सम इज इक्वल टू ए प्लस बी निकाल लिया, और फिर चौथे में मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया सम को। तो ये मैंने सिंपल एक लेमन लैंग्वेज में स्टेप सारे के सारे मेंशन कर दिए। अब आप क्या कर सकते हो, इन स्टेप्स को उठाओ और वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपके पास हैं, सी प्लस प्लस, जावा है, पाइथन है, उनके ऊपर आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो पॉइंट क्या है कि जब भी हम एल्गोरिथम की बात करते हैं तो हम किसी लैंग्वेज स्पेसिफिक की बात नहीं करते, और तो हम ज्यादातर सी लैंग्वेज के प्रोग्राम इसमें यूज करते हैं। लेकिन आप जो है यहाँ पे एक लेमन लैंग्वेज में लिखोगे कि यार किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है, बाद में आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें एल्गोरिथम में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले है इसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। मतलब इट शुड बी प्रॉपरली डिफाइनाइटनेस, इसको बोलते हैं डिफाइनाइटनेस। मतलब ईच एंड एवरी वैल्यू शुड बी प्रॉपरली डिफाइंड। सिंबल्स जो भी आप लगा रहे हो, ऐसा नहीं कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स सिंबल आपने लगा दिया, सिंबल सारे के सारे डिफाइंड होने चाहिए। जो भी आप लाइन लिख रहे हो, जो भी आप स्टेप लिख रहे हो, इट शुड बी नॉन एम्बिगुअस। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फाइनाइटनेस की, जैसे मैंने पहले बताया, लेट्स से आपने लिख दिया while 1 या while true लिख दिया, और s कोई भी आपने लगा दिया, s इज इक्वल टू s प्लस 1। मतलब आपने ये स्टेटमेंट जो है इंक्रीमेंट होती रहेगी जब तक while 1 है। तो देखो while 1 का मतलब क्या है, ट्रू, और while जब तक ट्रू रहेगा ये स्टेटमेंट क्या रहेगी, एग्जीक्यूट होती रहेगी। तो यानी आपने इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में डाल दिया। तो जब भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप होंगे मतलब ये एल्गोरिथम नहीं है। एल्गोरिथम का मतलब है फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स की ही हम यहाँ पे हमेशा बात करते हैं। ये पॉइंट जो है वो आपके माइंड में होने चाहिए। मतलब ये थ्योरी के पॉइंट्स हैं, लेकिन ये भी पॉइंट्स कई बार आपसे
पूछे जा सकते हैं। देन अगर हम बात करें इसकी एनालिसिस के बारे में, तो एनालिसिस जो है वो वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा है। एनालिसिस में हम दो तरीके से बात करते हैं, प्रायर एनालिसिस एंड पोस्टीरियर एनालिसिस। प्रायर एनालिसिस का मतलब क्या है कि हम किसी चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, एग्जीक्यूट करने से पहले, मतलब मैंने एल्गोरिथम लिखा, फिर उसके बाद मैंने उसके बेस पे कोई प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम को मैंने कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, उसने कुछ आउटपुट दी, उसके बाद मैं एनालिसिस कर रहा हूं कि यार इस एल्गोरिथम को, इस प्रोसेस को काम करने में कितना टाइम लगा। दैट इज अ पोस्टीरियर, मतलब एग्जीक्यूट करने के बाद का टाइम। लेकिन हम प्रायर एनालिसिस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। प्रायर एनालिसिस क्या है कि एग्जीक्यूट करने से पहले का टाइम जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। और प्रायर एनालिसिस में हमेशा एस्टिमेशन के ऊपर बात करते हैं, मतलब एस्टिमेटेड टाइम के ऊपर बात करते हैं, एग्जैक्ट टाइम के ऊपर बात नहीं करते, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम तो तब आएगा ना यार जब आप इसके ऊपर प्रोग्राम लिखोगे। सी में आपने प्रोग्राम लिखा, उसको कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, उसने लास्ट में बता दिया कि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में 4 सेकंड लगे, 4 मिली सेकंड लगे, 4 माइक्रो सेकंड लगे। और ये क्या हो गया, एक फाइनाइट, मतलब एक फिक्स वैल्यू हो गई कि इस प्रोग्राम को आपने एग्जीक्यूट किया ना तो 4 मिली सेकंड का टाइम लगा। लेकिन अगर हम बात करें जब हम हार्डवेयर चेंज करते हैं, ये एक हार्डवेयर डिपेंडेंट वैल्यू है। हार्डवेयर डिपेंडेंट वैल्यू कैसी है कि अगर आप सिस्टम को चेंज कर दोगे, हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला सिस्टम ले आओगे ना तो टाइम रिड्यूस हो जाएगा। तो इसीलिए कभी भी हम पोस्टीरियर एनालिसिस के ऊपर यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम हमेशा बात करेंगे प्रायर एनालिसिस के ऊपर, मतलब एग्जीक्यूट करने से पहले का टाइम। अब आपके माइंड में आएगा कि एग्जीक्यूट करने से पहले का टाइम हम कैसे निकालेंगे, जब हमने एग्जीक्यूट नहीं किया। तो हम यहाँ पे एक यूनिफॉर्म काइंड ऑफ वैल्यू निकाल रहे हैं, एक एस्टिमेटेड काइंड ऑफ वैल्यू निकाल रहे हैं। यूनिफॉर्म वैल्यू क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ आइटरेशन, मतलब आप ये कितनी बार एक दूसरी स्टेटमेंट को कॉल कर रहा है, कितने नंबर ऑफ कंपैरिजंस हो रहे हैं, कितनी बार फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है, मतलब फंक्शन कॉल्स कितनी है। इस तरीके से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ऐसी ट्री अगर हम बना रहे हैं तो ट्री की डेप्थ कितनी है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स कितने हैं स्टैक के अंदर, तो वो उतनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है। तो हम कभी भी पोस्टीरियर एनालिसिस की यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हमेशा बात करेंगे प्रायर एनालिसिस के ऊपर। देन यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले एसिम्प्टोटिक नोटेशन। जब भी एल्गोरिथम स्टार्ट होगा ना यार, सबसे पहला पॉइंट आपको एसिम्प्टोटिक नोटेशन के ऊपर ही बताया जाएगा, क्योंकि अगर एसिम्प्टोटिक नोटेशन आपको क्लियर नहीं हुए ना तो आपको एल्गोरिथम का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एसिम्प्टोटिक नोटेशन का मतलब क्या है, एक मैथमेटिकल वे है रिप्रेजेंट करने का। टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, आपने एक एग्जैक्ट वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है। हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम एक एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो उसको लिखने का तरीका क्या है, नोटेशन क्या है, तो सबसे पहली नोटेशन आती है बिग ओ नोटेशन, which is one of the widely used notation, मतलब सबसे ज्यादा जो यूज होगी ना, that is a big O notation। फिर आती है हमारे पास बिग ओमेगा, इसके अलावा हमारे पास आती है थीटा। ये तीन तो मेजर नोटेशन है, इसके अलावा स्मॉल ओ भी है और स्मॉल ओमेगा भी है, लेकिन मेजॉरिटी में हम यूज करते हैं बिग ओ। तो मैं आपको एक पूरी कहानी बता देता हूँ कि बिग ओ नोटेशन होती क्या है, कब हम यूज करते हैं, सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बिग ओ नोटेशन की। तो बिग ओ नोटेशन में हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक आपको ग्राफ दिख रहा है, ये है मेरे पास n नंबर ऑफ इनपुट्स और यहाँ पे मेरे पास है टाइम। x में x एक्सिस में हमारे पास n वैल्यू है, y एक्सिस में हमारे पास t की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कह रहे हैं कि देयर इज अ फंक्शन fn, देयर इज अ फंक्शन fn। उस फंक्शन को मुझे बिग ओ नोटेशन की टर्म में लिखना है, मतलब मुझे लाइक कोई भी फंक्शन है मेरे पास fn, ये फंक्शन fn आप कह सकते हो किसी एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने में, किसी एल्गोरिथम की एनालिसिस आपने की तो आपने लिख दिया कि उसको इतना टाइम लगेगा। अब मुझे इस fn को किस फॉर्म में लिखना है, बिग O ऑफ gn की फॉर्म में लिखना है। बिग O ऑफ gn की फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है कि यार आप जो भी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हो ना, जो भी वैल्यू आप फाइनल में फाइंड आउट कर रहे हो, वो वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए या ग्रेटर देन इक्वल होनी चाहिए किससे, fn की वैल्यू से। तो आप ये जो वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो ना, हो सकता है k वैल्यू से पहले वैल्यू ऊपर नीचे हो रही हो, लेकिन k के बाद हमेशा जो gn की वैल्यू होगी ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी किससे, fn से। मतलब कहने का एग्जांपल से आपको क्लियर कट समझ आएगा। लेट्स से मैं एक fn जो है वो फंक्शन ले लेता हूं जिसमें वैल्यू ले ली 2n स्क्वायर प्लस n, 2n स्क्वायर प्लस n। अब मुझे इसको, इस fn की वैल्यू को मुझे लिखना है किस फॉर्म में, मुझे लिखना है ऑर्डर ऑफ gn की फॉर्म में। अब ऑर्डर ऑफ gn की फॉर्म का मतलब क्या है ना
कि अगर मैं लिखता हूं ना fn इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ gn, इसको हम अगर ओपन करके लिखें, इसका मतलब क्या है कि fn should always be less than equal to c dot gn, where c is a constant whose value must be greater than 0। और यहां पे हम बात करें ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि जो आपको वैल्यू दी है, जो आपने फाइंड आउट की है, उस वैल्यू से बड़ी वैल्यू, उस वैल्यू से इक्विवेलेंट वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है। मतलब आप एक सिंपलीफाई फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हो। जैसे आपका फंक्शन है 2n² + n, ये बड़ा फंक्शन है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, इसको प्रॉपर फॉर्म में नोटेशन करना चाहता हूँ। तो देखो आप कैसे लिखोगे, 2n² + n is less than equal to c dot something। अब gn की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, मतलब आपको gn जो है वो fn से बड़ा होना चाहिए, बड़ा या इक्वल होना चाहिए। अब बड़ा वैल्यू देखो, यहाँ पे मेरे पास फंक्शन क्या है 2n² + n। अब इन दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है, n² और n में से बड़ी टर्म कौन सी है, ऑब्वियसली n² बड़ी टर्म है, तो मैं n² यहाँ पे लिख सकता हूं। लेकिन देखो बड़ी वैल्यू कौन सी है, n² से बड़ी वैल्यू n³ भी है, n की पावर 4, 2 की पावर n, n की पावर n, एक्सपोनेंशियल वैल्यूज आप इस तरीके से लिख सकते हो। लेकिन आपको बहुत बड़ी वैल्यू नहीं लिखनी, आपको अपर बाउंड लिखना है, लेकिन दैट अपर बाउंड मस्ट बी लीस्ट। मतलब जैसे आपको मैंने वैल्यू दे दी कि यार 5 से बड़े नंबर लिखो, अब 5 से बड़े नंबर, 5 से बड़े नंबर आप लिखोगे तो किसी ने 10 लिख दिया, किसी ने 1000 लिख दिया, किसी ने 1 करोड़ लिख दिया, 10 करोड़ लिख दिया, ठीक है, सारे 5 से बड़े हैं ये। लेकिन मैं बड़ी वैल्यू लिख रहा हूं, अपर बाउंड लिख रहा हूं, लेकिन मैं अपर बाउंड के साथ साथ याद रखना इट इज अ लीस्ट अपर बाउंड, मतलब बड़ी वैल्यू तो, लेकिन वो बिल्कुल नियरेस्ट होनी चाहिए। तो 5 से बड़ी वैल्यू कौन सी हो गई, 6 बड़ी वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ इंटीजर, तो 5 से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, 6, और ये सबसे नियरेस्ट आंसर है। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, ऑल्दो 2n² + n से बड़ी वैल्यू आपकी n³ n की पावर 4, लेकिन आपको वो नहीं लिखनी है, आपको नियरेस्ट लिखनी है, अपर बाउंड शुड बी लीस्ट होना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, n² यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि दोनों में से जो बड़ी टर्म है वो कौन सी है आपकी, n² जो है वो बड़ी टर्म है। इन दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है, डोमिनेंट टर्म भी बोल देते हैं, दैट इज अ n²। अब यहाँ पे आपके माइंड में आ सकता है कि सर 2n² + n लेस देन कैसे होगी n² से, अगर आप n की वैल्यू को 1 2 3 4 5 पुट करोगे, 10 पुट करोगे, तो हमेशा ये वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड ही बड़ी आएगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे फायदा उठाते हैं c की वैल्यू का। अब मैं अगर c की वैल्यू को 2 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2n² + n लेस देन इक्वल टू 2n²। अभी भी देखो ये वैल्यू बड़ी आएगी, ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बड़ी आएगी। तो आप क्या कर दो, c की वैल्यू को 3 पुट कर दो, तो c की वैल्यू को कांस्टेंट है, 3 पुट कर दो, 4 पुट कर दो, 5 पुट कर दो, 10 पुट कर दो, लेकिन फिर भी हमें वही वैल्यू पुट करनी है जो नियरेस्ट होनी चाहिए। तो 2n² + n इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3n²। और यहाँ पे किस वैल्यू के लिए, मतलब n की कौन सी वैल्यू के लिए आप फाइंड आउट करना चाहते हो, तो n की वैल्यू के फाइंड आउट करना है। तो लेट्स से आपने क्या लिखा, 2n² + n मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 3n²। 2n² को आप इस तरफ ले आओ, ये क्या बन जाएगा, n शुड बी लेस देन इक्वल टू n², डिवाइड बाय n कर दोगे तो 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू n। मतलब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जब भी होगी ना, ये वाली टर्म राइट हैंड साइड वाली आपकी हमेशा क्या होगी, बड़ी हो जाएगी लेफ्ट हैंड वाली टर्म से। तो वही हम चाहते हैं। बिगो का मतलब क्या है कि बड़ी वैल्यू आपको लिखनी है, लेकिन वो बड़ी वैल्यू नियरेस्ट होनी चाहिए। कोई बड़ी कहानी में, बड़े आपको कैलकुलेशन में फंसने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसको हम वर्स्ट केस भी बोलते हैं। वर्स्ट केस का मतलब क्या है, वर्स्ट केस को डिनोट करने के लिए हम बिगो लिखते हैं, क्योंकि ये क्या बता रहा है ना, ये एट मोस्ट वैल्यू बता रही है। मतलब किसी काम को करने में आपने कहा कि यार ऑन एन एवरेज 5 घंटे लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं, लेकिन वर्स्ट केस में कितना टाइम लग सकता है, वर्स्ट केस का आपका टाइम लिख दिया, मतलब मैक्सिमम टाइम आपने मेंशन कर दिया, तो उसके बीच बीच में टाइम आपका आ ही जाएगा। ऐसे अगर हम बात करें नेक्स्ट ओमेगा, ओमेगा की अगर हम बात करें बिग ओमेगा, बिग ओमेगा का मतलब क्या है कि जिस फंक्शन में आप डिनोट करना चाहते हो ना, ये फंक्शन तो आपको गिवन है, जिस फंक्शन में आप डिनोट करना चाहते हो वो फंक्शन जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए fn से। मतलब अगर आपने लिखा fn इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ gn, तो इसका मतलब क्या है कि fn शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू c डॉट gn। मतलब उसमें क्या था, लेस देन था,
इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में लिखना है, सिर्फ आपको नोटेशन लिखनी है, कोई बड़े चक्करों में फंसने की जरूरत नहीं है। तो अभी वही सेम क्वेश्चन हम करते हैं, 2n स्क्वायर प्लस n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू c डॉट। अब क्या लिखोगे, ग्रेटर देन, अब देखो 2n स्क्वायर प्लस n इज ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग। अब उस समथिंग में अगर आप n डालोगे तो ऑब्वियसली ये बड़ी टर्म आ जाएगी, आप log n डालोगे तब भी ये बड़ी आएगी, आप n/2 डालोगे तब भी ये बड़ी आएगी, लेकिन आपको नियरेस्ट वैल्यू डालनी है। तो नियरेस्ट वैल्यू डालने का मतलब है आप n स्क्वायर डाल दो। अब n स्क्वायर डालोगे तो आपको अब c की वैल्यू को थोड़ा ध्यान से चूज करना है। c की वैल्यू को अगर आप 3 चूज कर लोगे ना तो ये वाली टर्म फिर बड़ी बन जाएगी, जो हमने बिग ओ में किया था। तो आप c की वैल्यू को क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो। तो 2n स्क्वायर प्लस n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2n स्क्वायर। ऑब्वियसली n की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 10 20 30 कुछ भी पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी राइट हैंड वाली टर्म से। और ऐसी बिग ओ वाले के केस में आपने c की वैल्यू को जब 3 पुट कर दिया, आप n की वैल्यू को 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, कोई भी टर्म डालो, बड़ी की बड़ी टर्म आप डालने की कोशिश करो, हमेशा क्या आएगा, राइट हैंड साइड वाली टर्म जो है वो बिगर आएगी एज कंपेयर टू द लेफ्ट हैंड। किसमें, बिग ओ में। और ओमेगा में लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगी। इक्वल टू भी है, याद रखना दोनों में इक्वल टू भी है। देन हम बात करते हैं थीटा की। अच्छा, बिग ओमेगा में हम क्या बोल रहे हैं कि हमने लोअर वैल्यू लिखनी है भाई, कि 5 से छोटे नंबर लिखो। 5 से छोटे नंबर, किसी ने 4 बोल दिया, किसी ने 3, किसी ने 0, किसी ने -10, किसी ने -1000, किसी ने -5000। तो देखो सारी छोटे हैं, लेकिन मुझे लोअर टर्म लिखनी है, लेकिन ग्रेटेस्ट लिखनी है। मतलब 5 से छोटा हो लेकिन नियरेस्ट हो। तो 5 से छोटा नियरेस्ट कौन सा, 4 इन टर्म्स ऑफ इंटीजर। ऐसी बिग ओ में हमने बड़ी टर्म लिखनी है लेकिन नियरेस्ट, तो बड़ी टर्म कौन सी है, 6। वही हम बात कर रहे हैं लीस्ट अपर बाउंड, इसमें हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की। देन आता है हमारे पास थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन में हम क्या बोल रहे हैं कि fn मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू c1 डॉट c1, मतलब यहां पे c1 डॉट gn, और इट शुड बी लेस देन c2 डॉट gn। ये हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया। थीटा का मतलब क्या है, बराबर की टर्म। मतलब आपको ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो लेफ्ट हैंड साइड वाली से ग्रेटर और इस वाली से क्या हो, छोटी हो। तो वही अगर हमने 2n स्क्वायर प्लस n को इस फॉर्म में लिखना है तो आपसे कई बार पूछ लेते हैं इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ c1, फाइंड द वैल्यू ऑफ c2, फाइंड द वैल्यू फॉर व्हिच n इट शुड बी ग्रेटर। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। तो हमने अभी फाइंड किया है कि अगर मैं c की वैल्यू को 2 पुट कर देता हूं और g की वैल्यू क्या है, n स्क्वायर, तो ये टर्म हमेशा क्या होगी, लेस देन होगी इस वाली से। और अगर मैं c की वैल्यू को 3 पुट कर देता हूं, मतलब c2 की वैल्यू को 3 पुट कर दूं, gn को n स्क्वायर रखूं, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी इस वाली टर्म से। तो ये हम थीटा नोटेशन में इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो थीटा एवरेज केस की बात करता है, मतलब एवरेज केस का मतलब क्या है, ऑन एन एवरेज आपको कितना टाइम लगेगा, मतलब इतने से ज्यादा लगेगा, इतने से कम। जैसे हम नॉर्मल लाइफ में कहते हैं ना कि यार एक काम को मुझे सॉल्व करना है, एक प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है, तो मिनिमम आप कहते हो कि यार मिनिमम मेरे को 2 घंटे लगेंगे, मैक्सिमम मेरे को 4 घंटे लगेंगे, ऑन एन एवरेज मेरे को 3 घंटे लगेंगे। तो ऑन एन एवरेज का मतलब क्या है कि 2 से ज्यादा टाइम लगा, या तो आप कह सकते हो 3 घंटे से ज्यादा टाइम लगा लेकिन 4 से कम लगा, तो एवरेज केस 3 घंटे मिनिमम टाइम आपको लगेगा ही लगेगा, या मैक्सिमम आपको 4 घंटे लगेंगे। तो मैक्सिमम आपको 4 घंटे लगेंगे बिग ओ, मिनिमम आपको इतना टाइम लगेगा ओमेगा, और ऑन एन एवरेज आपको इतना लगेगा, दैट विल बी थीटा नोटेशन। बस याद रखना जो स्मॉल ओ है ना, स्मॉल ओ के केस में जैसे हम लिखते हैं ना fn इज इक्वल टू स्मॉल ओ ऑफ gn, तो स्मॉल ओ के केस में हम सिर्फ लेस देन लिखते हैं, मतलब fn इज लेस देन c डॉट gn। और अगर हम बात करें स्मॉल ओमेगा के टर्म में तो फिर हम लिखते हैं fn इज ग्रेटर देन c डॉट gn। बस वहां पे याद रखना इक्वल टू नहीं आता, जैसे बिग ओ में ग्रेटर देन इक्वल टू आता है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं आता, और बिग ओमेगा में ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे आता है, यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं आता। बाकी का स्मॉल और स्मॉल ओमेगा इसी तरीके से काम करता है। नेक्स्ट एक छोटा सा आपको एग्जांपल के तौर पे मैं और समझा दूं। लेट्स से fn इज इक्वल टू n स्क्वायर एंड gn इज इक्वल टू 2 की पावर n। आपको कोई भी दो फंक्शन दिए हुए हैं, fn इज इक्वल टू n स्क्वायर एंड gn इज इक्वल टू 2 की पावर n। अब आपको कई बार इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है,
इन दोनों को कंपेयर करना है। आपको इस तरीके से ऑप्शन दे सकते हैं कि वेदर fn इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ gn, या fn इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ gn, या fn इज इक्वल टू थीटा ऑफ gn, कुछ भी इस तरीके से आपको दिए जाए। आपको करना क्या है, सिंपली इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों में वैल्यूज डालोगे। लेट्स से आपने n की वैल्यू को 1 डाला, n की वैल्यू को अगर आप 1 डालते हो तो ये होगा क्या, ये 1 आएगा, ये भी क्या आएगा, 2 पावर 1 क्या हो जाएगा 2। अगर यहाँ पे n की वैल्यू को 2 डालते हो तो n की वैल्यू 2 के लिए क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4। n की वैल्यू को आप 3 डालते हो तो क्या होगा, 3 इंटू 3 9, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 8। n की वैल्यू को अगर आप 4 डालते हो तो ये क्या हो जाएगा 16, और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 16। n की वैल्यू को आप 5 डालते हो तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 25, और ये 2 पावर 5 क्या हो जाएगा 32। आप अब देखो इसके बाद जो मर्जी वैल्यूज डालो, ये वाली वैल्यू जो 2 पावर n हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन आएगी, किससे, fn की वैल्यू से। मतलब कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जहां पे हो सकता है वैल्यू भी फ्लक्चुएट कर रही हो, फ्लक्चुएट कर रही हो मतलब कि हो सकता है वो आपकी fn की वैल्यू जो है वो बड़ी आ रही हो, लेकिन हम हमेशा बड़ी वैल्यूज को पुट करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं fn इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ gn। मतलब fn इज लेस देन इक्वल टू c डॉट gn। आप c की वैल्यू को अगर 1 पुट कर देते हो तो fn इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू g ऑफ n। तो देखो यहाँ पे fn की वैल्यू क्या है, n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2 पावर n। लेकिन याद रखना, आपको कई बार पूछ लेते हैं फॉर विच वैल्यू ऑफ n। अब आप n की वैल्यू को 1 पुट करते हो, अगर आपको दे दें कि n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इट विल बी रॉन्ग। रीजन उसका क्या है, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अगर आप रखोगे ना, तो यहाँ पे एक वैल्यू ऐसी है 3 की वैल्यू पे ना n स्क्वायर बड़ी है एज कंपेयर टू 2 पावर n। तो आप यहाँ पे क्या लिखो, एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 this condition will be always true, that is fn is less than equal to g of n। मतलब n की वैल्यू 4 जब होगी ना, ये 4 से बड़ी होगी, तो 2 पावर n हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा n स्क्वायर से। छोटे मोटे पॉइंट्स आपसे पूछ लेते हैं, ऑल तो बहुत ही सिंपल से फंडा, आपको सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है, वैल्यूज को पुट करके आपको क्लियर हो जाएगा। देन ये भी कई बार कंपैरिजन जो है वो आपके माइंड में होना चाहिए। ये मैंने बिग ओ की टर्म में लिखना है। फर्स्ट मेरे पास क्या है, आप कह सकते हो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कांस्टेंट मतलब ऑर्डर ऑफ 1 की फॉर्म में लिखते हैं। मतलब किसी काम को करने में आपको अगर आपको बोल दें कि ऑर्डर ऑफ 1000 टाइम लग रहा है, 1 करोड़ टाइम लग रहा है, 1 अरब टाइम लग रहा है, जब भी आपको फिक्स वैल्यू दे देना कि ऑर्डर ऑफ 1000, ऑर्डर ऑफ 2000, ऑर्डर ऑफ 2 रेज़ टू पावर 1 करोड़, आपको ऐसे भी दे देना ऑर्डर ऑफ 2 रेज़ टू पावर 1 करोड़, ऑर्डर ऑफ 2 रेज़ टू पावर, याद रखना वो वैल्यू मतलब फिक्स होगी, और जहां पे वैल्यू फिक्स हो गई वो हमेशा मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब सबसे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो है। फिर उसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट जो है वो लेस देन है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑर्डर लिखना है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि log ऑफ log n इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट। यहाँ पे कई बार लगता है स्टूडेंट को कि सर 2 रेज़ टू पावर 1 लाख तो बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 1 लाख बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन ये क्या है, ये फिक्स कर दिया आपने को, पता लग गया कि डेड एंड क्या है। जब आपको डेड एंड पता लग गया ना, तो यानी वो वैल्यू फिक्स होगी, तो ये सबसे मिनिमम टाइम है। लेकिन अगर आप log ऑफ log n जहां पे भी आपको n की वैल्यू, तो n की वैल्यू तो कुछ ही हो सकती है यार, n की वैल्यू आपने यहाँ पे फिक्स कर दी 2 रेज़ टू पावर 1 लाख, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू आपने फिक्स थोड़ी ना की है, आप n की वैल्यू को उससे भी बड़ी वैल्यू जो है वो उठा सकते हो। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, log ऑफ log n जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कांस्टेंट टाइम से बड़ी है। फिर log n की बात करें वो इससे बड़ी है। रीजन उसका क्या है, यहाँ पे हम 2 बार log n कर रहे हैं और यहाँ पे हम सिर्फ 1 बार। तो अगर आपने लेट्स से log बेस 2 ले लें, तो अगर आप 16 ले लोगे तो log ऑफ 16 क्या आएगा 4 आएगा। लेकिन log ऑफ log n करोगे तो log n कितना आएगा, 16 का log n कितना आएगा 4 आएगा। उसका आगे log करोगे तो क्या बन जाएगा 2। तो ऑब्वियसली log ऑफ log n इज लेस देन log n। फिर हम बात करें ऑर्डर ऑफ n रेज़ टू पावर 1/2, इट इज ग्रेटर देन log n। मतलब कई बार ये याद रखना कि स्मॉल वैल्यूज के लिए हो सकता है ये फ्लक्चुएट कर रही हो। स्मॉल वैल्यू मतलब आपने n की वैल्यू को 1 2 3 4 पुट कर दिया, हो सकता है कि राइट वाली वैल्यू छोटी आ जाए लेफ्ट वाली वैल्यू से, लेकिन हम हमेशा n की लार्ज वैल्यू के लिए ही फाइंड आउट करते हैं, स्मॉल वैल्यूज के लिए फाइंड आउट नहीं करते। ठीक है ना, जैसे हम n की वैल्यू को लेट्स से यहाँ पे n की वैल्यू को आप लेट्स से 16 ले लो। अब n की वैल्यू को अगर आप 16 यहाँ पे पुट करोगे तो 16 का आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हो, क्या आंसर आएगा 4। और अगर आप log बेस 2 फाइंड करोगे, log बेस 2 16 फाइंड करोगे तो वो भी क्या आएगा 4। तो देखो दोनों क्या आ गई,
बराबर आ गई ना दोनों वैल्यूज। लेकिन अगर आप लेट से n की वैल्यू को 1000 पुट करते हो तो log 1000 तो क्या आएगा, बेस टू log 1000 क्या होगा, अप्रोक्सीमेट 10 आएगा। लेकिन अगर आप 1000 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हो तो अप्रोक्सीमेट 33 आएगा, तो होगी ना बड़ी वैल्यू। बस इस तरीके से आपको थोड़ी बड़ी वैल्यूज, ऐसे ही ऑर्डर ऑफ n जो है वो इससे बड़ा हो गया, n log n उससे बड़ा हो गया, n स्क्वायर उससे बड़ा, ये आपकी पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई। फिर उसके बाद आती है आपकी एक्सपोनेंशियल, दैट इज ऑर्डर ऑफ 2 raised to power n, n power n and 2 raised to power 2n which is super exponential, 2 raised to power 2n सबसे बड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से कंपैरिजन इसको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, आप वैल्यूज डाल के भी फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन थोड़े बहुत पॉइंट्स आप याद रखोगे ना तो आपको फाइंड आउट करना इजी हो जाता है, मतलब पेपर में आपको फाइंड आउट करना इजी हो जाता है। जैसे देखो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से और बता देता हूं। लेट्स से हमारे पास f ऑफ n दिया हुआ है n स्क्वायर log n, और एक दिया हुआ है हमारे पास फंक्शन l log n की पावर 10। सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं आपको, n स्क्वायर log n और दूसरा दिया हुआ है l log n की पावर 10। अब आपको पूछा जा सकता है इनमें से बड़ी टर्म कौन सी है, छोटी टर्म कौन सी है, कब ये बराबर होंगी, कब ये क्या होगा। तो आपको सिंपली पहले एक तरीका क्या, आप वैल्यूज डाल के पुट कर सकते हो। वैल्यूज डालोगे तो लेट्स से आपने n की वैल्यू को 16 डाला, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 16 का स्क्वायर log आप 2 ले लेते हैं, log बेस 2 ले लेता हूं यहाँ पे, 16 log बेस 2 ले लेता हूं यहाँ पे की पावर 10। तो देखो क्या बन गया 16 स्क्वायर इंटू 4 बन गया, ठीक है ना, log 2 और हमारे पास 16 का होता है 4, और ये क्या बन गया 16 log ये बन गया 4 की पावर 10। तो आपको क्लियर कट दिख रहा है, 16 स्क्वायर इंटू 4 है और ये 16 इंटू 4 की पावर 10 है। तो ऑब्वियसली बड़ी टर्म कौन सी यहाँ पे डोमिनेंट टर्म आपको लगेगी ये वाली। लेकिन मैंने फिर आपको बता दूं कि यार छोटी वैल्यू के लिए कभी भी फाइंड आउट नहीं करना, हम बड़ी वैल्यूज के लिए यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। बड़ी वैल्यूज का मतलब है लेट्स से आपने n की वैल्यू को 10 रेज़ टू पावर 9 पुट कर दिया। अब 10 रेज़ टू पावर 9 पुट कर दिया ना, तो यहाँ पे लेट्स से क्या बन गया 10 रेज़ टू पावर 9 का स्क्वायर, 10 रेज़ टू पावर 9 का स्क्वायर log, यहाँ पे मैं थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए log 10 ले लेता हूँ, कुछ भी आप ले सकते हो, log 10 की पावर 9, ये क्या बन गया यहाँ पे 10 की पावर 9 और log 10 की पावर 9 और उसका क्या बन गया स्क्वायर और उसकी पावर क्या बन गई 10। बस सिंपली हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट किए हैं, ये जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है उसमें वैल्यूज, इसको आप सॉल्व करोगे 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9 बन गया, और ये बेस 10 है तो ये क्या बन गया 9 बन गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन गया 10 की पावर 9 और ये 9 बन गया, 9 की पावर क्या बन गया 10। गेटिंग द पॉइंट, यहाँ पे क्या बन गया 9 की पावर 10, सिंपल। अब यहाँ पे 9 की पावर 10, अब ये देखो ये इसको आप एक काट दो, यहाँ पे एक कट कर गया, मतलब डिवाइड बाय 10 इसको 9 करोगे तो ये कट जाएगा। और यहाँ पे इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो यहाँ से आप 9 इंटू 9 की पावर 9 कर दो, ठीक है ना। 9 एक कॉमन निकाले तो 9 कॉमन निकालोगे तो इस 9 से 9 कट गया, तो देखो दोनों तरफ बचा क्या, इस तरफ बचा मेरे पास 10 की पावर 9 और इस तरफ बचा 9 की पावर 10। तो देखो कौन सी बड़ी टर्म है, लेफ्ट वाली आपकी बड़ी टर्म है। तो यानी कभी भी स्मॉल वैल्यूज के लिए फाइंड आउट मत करना, लार्ज वैल्यू से ही आपको क्लियर होता है कि कौन सी बड़ी टर्म है, कौन सी डोमिनेंट टर्म है। बाकी दूसरा आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हो और इसको कैसे लिख सकते हो, log n बाहर निकाल लिया की पावर 9, ये देखो ना log n एक बाहर निकाल लिया, अगर मल्टीप्लाई करोगे log n की पावर 10 बन जाएगा। n स्क्वायर को मैंने इस तरीके से ओपन कर लिया, तो देखो डिवाइड बाय l log n करोगे या कॉमन लोगे तो दोनों कट के एक तरफ क्या बचा, एक तरफ आपका n बचा और दूसरी तरफ क्या बचा log n की पावर 9। तो आप log n अगर दोनों तरफ लोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका log n और ये बन जाएगा log ऑफ log n, और 9 आगे आ जाएगा। 9 को तो लिखो चाहे ना लिखो, इट इज अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट का मैटर नहीं करता। तो देखो एक तरफ log n है और एक तरफ log ऑफ log n, तो आपको पता है दोनों में से छोटी टर्म कौन सी है, log ऑफ log n। तो यानी ये वाली जो टर्म थी ना लेफ्ट हैंड वाली, ये आपकी बिगर टर्म है एज कंपेयर टू द राइट हैंड। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करते हो, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ भी सकते हैं। देन आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज। टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से हमें दी हो सकती है क्वेश्चन में। तो पहले तो फॉर लूप में, फॉर लूप या नेस्टेड फॉर लूप के केस में आपको आइटरेशन सिंपली काउंट आउट करनी है। जैसे सम इज इक्वल टू 0 आपको दे दें फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, ठीक है। और उसके अंदर आपको लेट से कुछ भी आपको दे दिया, सम इज इक्वल टू सम प्लस
आई, ठीक है ना। कुछ भी आपको इस तरीके से कोई भी फॉर लूप सिंपली आपको दे दिया, आपको आइटरेशंस फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आइटरेशंस का मतलब क्या है, कितनी बार कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। तो देखो सम इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग में एक बार आपने इनिशियलाइज कर दिया, 1 टाइम चलेगी। आई इज इक्वल टू 1 एक बार आपने इनिशियलाइज कर दिया, 1 टाइम चलेगी। आई लेस देन इक्वल टू n ये कितनी बार चलेगी। लेट्स से आपने i की वैल्यू को या n की वैल्यू को आपने लेट्स से 5 पुट कर दिया। n की वैल्यू को अगर आप 5 पुट कर दोगे तो यहाँ पे i की वैल्यू 1 होगी, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, फिर 2 के लिए चलेगी, 3 के लिए चलेगी, 4 के लिए चलेगी, फिर 5 के लिए चलेगी, 5 लेस देन इक्वल टू n, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद 6 वैल्यू भी आएगी, 6 लेस देन इक्वल टू 5 नो। मतलब कंपैरिजन कितनी बार होगा, आप कह सकते हो इस केस में ये वाली जो है ना कंपैरिजन, इसमें आप कह सकते हो n+1 टाइम कंपैरिजन होगा। n बार तो नॉर्मल होगा, +1 क्यों लगाया, जब आपकी आउट ऑफ द आप कह सकते हो जब फॉर लूप से आप बाहर निकलोगे तो वो +1 वाली कंडीशन हो। अब i++ कितनी बार आप i++ करोगे, n टाइम्स आप करोगे, और ये n सम इज इक्वल टू सम प्लस i ये भी कितनी बार होगी, n टाइम्स। तो टोटल देखो कितना आया, टोटल आपका 1 + 1 + n + 1 + n + n। तो देखो आंसर क्या है, 3n + 3। तो देखो आप कभी भी इस तरीके से नहीं लिखना, आपने 3n + 3 तो आपको एक सिंपल आपको पता लग गया कि ये आपका टोटल आइटरेशंस है। लेकिन हमेशा इसको हम लिखते हैं बिग ओ की टर्म में, और मैंने आपको अभी बताया बिग ओ की टर्म में कैसे लिखोगे, 3n + 3 इज लेस देन इक्वल टू c डॉट समथिंग। अब देखो 3n + 3 में से ये 3 तो कांस्टेंट है, ये 3 कभी कोई मैटर नहीं करता, सिंपली यहाँ पे बिगर टर्म कौन सी है, n यहाँ पे बिगर टर्म है। c की वैल्यू को अगर आप 4 पुट कर दोगे तो राइट हैंड साइड वाली हमेशा लेफ्ट से बड़ी आएगी, तो c आपको इसी चीज में हेल्प करता है, ठीक है ना। c अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई कांस्टेंट है ना, तो आप इसमें उससे बड़ा कांस्टेंट डाल दो तो आपको ये वाली टर्म बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे मेन टर्म कौन सी है, n, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसे ही आपको नेस्टेड फॉर लूप भी दिया जा सकता है, जैसे ये देखो सम इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 1 to i लेस देन इक्वल टू n, j इज इक्वल टू 1 to j लेस देन इक्वल टू n। अब यहाँ पे देखो i की वैल्यू 1 2 3 4 5 अप टू n डालोगे, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ i जब भी आप i की वैल्यू को 1 लोगे तो j कितनी बार चलेगा, n टाइम्स चलेगा। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ i j कितनी बार चल रहा है, n टाइम्स आपका चल रहा है। तो यानी टोटल कितना चल रहा है, n + n + n + n, आप कह सकते हो n × n विच इज n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसको हम इस तरीके से ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। तो आपको सिंपली करना क्या है, नंबर ऑफ आइटरेशंस फाइंड आउट करनी है, आपको कंपैरिजंस फाइंड आउट करने हैं, उसके बेस से आप फाइंड आउट कर सकते हो, और इस तरीके के छोटे-मोटे क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं। देन इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रिकर्सिव एल्गोरिथम्स की, रिकर्सिव इक्वेशंस की, कि कैसे हम किस तरीके से रिकर्सिव इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, रिकर्सिव एल्गोरिथम्स होते क्या है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा ओवरव्यू आपको उसका भी दे देता हूँ। लेट्स से ये तो हो गया आइटरेशंस की फॉर्म में। अगर हम बात करें फंक्शन कॉल्स की फॉर्म में, अगर हम बात करें फंक्शन कॉल्स की फॉर्म में, तो लेट्स से इंट, मैं एक सिंपल सा फैक्टोरियल का फंक्शन ले देता हूँ, इंट फैक्ट इज इक्वल टू, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट फैक्ट इंट n। यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू को लेट्स से यहाँ पे 0 ले लूं या n की वैल्यू को 1 ले लूं, तो ये क्या होगा, ये तो बेस कंडीशन है, ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा 1। लेकिन एल्स के केस में आपने क्या लिख दिया, रिटर्न क्या करे, रिटर्न करे n इंटू फैक्ट ऑफ n - 1। तो यहाँ पे अगर आप फैक्ट ऑफ 5 लेते हो, मतलब आप वैल्यू n की 5 ले लेते हो, देखो कितनी बार फंक्शन कॉल होगा, ये फैक्टर 4 को कॉल करेगा। देखो आपने यहाँ पे n की वैल्यू को 5 लिया, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 5 इंटू फैक्टर 4। ये फैक्टर 4 क्या आगे कॉल करेगा, फैक्टर 3 को कॉल करेगा। 3 आगे किसको कॉल करेगा, फैक्टर 2 को कॉल करेगा। 2 आगे किसको कॉल करेगा, फैक्टर 1 को कॉल करेगा। तो जब फैक्टर 1 आ जाएगा, ये बेस कंडीशन क्या है, अगर n की वैल्यू 1 है तो रिटर्न क्या करेगा, मतलब यहाँ पे कंडीशन आपकी ब्रेक हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, रिटर्न 1 करेगा, फिर ये इसको वैल्यू देगा, ये इसको वैल्यू देगा, और ये फाइनली इसको वैल्यू देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि कितनी बार फंक्शन कॉल हुई, यहाँ पे 5 जो है वो आपने ऑर्डर ऑफ 5 पुट किया, मतलब आपने फैक्टर 5 निकाला, तो 5 टाइम्स आपको जो है वो फंक्शन कॉल करना पड़ा। तो यानी आप कह सकते हो ऑर्डर ऑफ n आपकी कह सकते हो फंक्शन कॉल्स कितनी बार हुए, n टाइम्स आपके फंक्शन कॉल होंगे। अगर हम बात करें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, आपने स्टैक, जब भी हम रिकर्जन करते हैं, रिकर्जन को सॉल्व करने के लिए स्टैक का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या निकाला, 5 इंटू फैक्ट ऑफ 4, फिर उसके बाद आपने क्या किया, 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3, फिर उसके बाद क्या किया, 3 इंटू फैक्ट ऑफ
2, फिर उसके बाद हमने क्या डाला 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1, ये डालोगे क्योंकि अब फैक्ट 1 इंटू फैक्ट ऑफ 0 डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बेस कंडीशन थी। आपकी फैक्ट ऑफ 1 ने क्या रिटर्न किया, 1 रिटर्न किया, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 2, तो फैक्टर ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी 2, तो 2 इंटू 3 क्या हो गया 6, तो फैक्टर ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी 6, 6 इंटू 4 क्या हो गया 24, तो फैक्टर ऑफ 4 की वैल्यू क्या होगी 24, तो 24 इंटू 5 करोगे तो 120 आपका आंसर आ जाएगा। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, कितना स्पेस लिया इसने, तो देखो नंबर ऑफ एक्टिव रिकॉर्ड्स कितने हैं, मैक्सिमम एक्टिव रिकॉर्ड्स कितने हैं 1 2 3 4, यानी आप कह सकते हो n-1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन आप इसको ऑर्डर ऑफ n की फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि n-1 में -1 तो कांस्टेंट ही है, तो अप्रोक्सीमेट इसकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी वैल्यू जा सकती है ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप इसको बोल सकते हो, और ऑर्डर ऑफ n आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आइटरेशंस की फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं, कितनी बार फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है उसकी फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ट्री नहीं बनाया, फर्दर हम ट्रीज बनाएंगे, तो ट्रीज कितनी डेप्थ तक जा रहा है वो भी आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में काउंट हो जाता है, या फिर हम नंबर ऑफ एक्टिव रिकॉर्ड्स आपके स्टैक में कितने हैं वो भी आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में काउंट होता है। थैंक यू।